तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल का वैल्यू लिखा था v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। ये हमने किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस दूरी पर है किसी एक सोर्स चार्ज थे, और सोर्स चार्ज क्या है, q है, तो उसका पोटेंशियल इतना आता है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहां वैलिड होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होता है जहां पर आपका मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इससे एक चार्ज ना हो, एक से ज्यादा चार्ज हो, एक से ज्यादा चार्ज हो। तो ये तो मान लीजिए आपका सोर्स चार्ज हो गया, ये सब सारे टेस्ट चार्ज हो गए अलग अलग पॉइंट पर। तो अब इन सब, अब 2 3 नहीं, कितने होंगे, QN चार्जेस हैं, और इन सब की वजह से नेट पोटेंशियल कितना आएगा ये हम लोगों को देखना है। तो लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल स्टेट्स दैट principle of superposition of potential states that the net potential at any point, the net potential at any point due to n discrete charges, states that the net potential at any point due to n discrete charges, due to n discrete charges, due to n discrete charges is the algebraic sum of, is the algebraic sum of, is the algebraic sum of, why it is algebraic sum, why not vectorial sum? Because potential is a vector quantity or a scalar quantity, scalar quantity। चूंकि स्केलर है तो इसका algebraic sum करेंगे, अगर वेक्टर होता तो वेक्टोरियल एडिशन करते। यहां पे क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट, ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट। इस हिसाब से मैं थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, मैं यहां पर अब v1 v2 v3, तो क्या मैं v1 को लिख सकता हूं, v1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r1, q1 बाई r1 लिख सकता है। v2 क्या लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r2। अच्छा, q1 बाई r1 लिखेंगे या q बाई r1 लिखेंगे, q बाई r1 लिखेंगे q1 बाई r1 की q2 बाई r1 की q बाई r1। देखिए यहां पर इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है, इस पॉइंट P पर मुझे चेक करना है कि इन सब के वजह से क्या पोटेंशियल है। इस पॉइंट पर चेक करने के लिए आप हर एक पॉइंट पर जो सोर्स चार्ज है उसी की वजह से चेक करेंगे ना। v3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3 बाई r3, और ऐसे कितने सारे vn तक, तो vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qn बाई rn। यहां तक कोई डाउट है, लिख लीजिए। ये समझ में आ रहा है ना। अरे इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए ये एक पॉइंट है, इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए अगर ये एक पॉइंट है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि किसी एक जनरल पॉइंट के लिए आप क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज होता है उसको डिवाइडेड बाई वहां की दूरी। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो आप सब पर लगाएंगे। तो जब इसके लिए लगाएंगे तो लिखेंगे v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1, इसके लिए लगाएंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई r2, v3 के लिए लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3 बाई r3, और vn के लिए लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3 बाई qn बाई rn। अब नेट पोटेंशियल अगर मुझे लिखना होगा v नेट, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका एल्जेब्रिक सम, यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn। अब ये जो v नेट है ये क्या लिखेंगे, तो v1 v2 v3 vn है। v1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1। v2 की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई r2। सिमिलरली qn की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qn बाई rn। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अगली लाइन में v नेट इज इक्वल टू, क्या मैं इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, q1 बाई r1 प्लस q2 बाई r2 प्लस
Q3 by R3 प्लस डॉट 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 Qn by Rn लिखेंगे। अगली लाइन पर V net कैन बी रिटन एज 1/4 pi epsilon नॉट समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 से लेकर n तक QI बाई RI, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका V नेट का फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ V नेट। ये आपका V नेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, आसान सा डेरिवेशन। अब एक सवाल लिखिए, स्टेट वेदर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टेट वेदर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टेट वेदर WE होगा, WH होगा, WHE होगा ना, WHETHER, whether the potential at the center of the square, the potential at the center of the square for both the cases, are same or different, are same or different, same or different। हमसे ये सवाल पूछा गया, हमसे ये सवाल पूछा गया। डन। अब जरा सा दोनों स्क्वायर को देख लीजिए। ये पहला स्क्वायर है, ये हमारा पहला स्क्वायर है। पहले स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू देखिए। ABCD इसका नाम है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। A पर जो रखा है वो प्लस Q है, दिस इज प्लस Q चार्ज। यहां पर भी जो रखा है वो प्लस Q है, यहां रखा है वो माइनस Q है, और यहां रखा है वो माइनस Q है। तो ये चार चार्जेस रखे हुए हैं। सिमिलरली दूसरा एक और स्क्वायर है जो इसी के बगल में है, उसमें भी जो चार कॉर्नर्स हैं उस पर जो ABCD लिखा हुआ है वो है A, B, C, D, और इसमें जो चार्जेस हैं वो है प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q। इसके भी सेंटर पर एक पॉइंट है P, इसके भी सेंटर पर एक पॉइंट है P। आपसे कह रहा है कि इन दोनों केसेस में बताइए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सेंटर पर वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है तो इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप आसानी से लगा के इसका आंसर निकाल सकते थे। मान लीजिए मुझे नहीं पता कि इसका डिस्टेंस क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये दूरी x है। तो आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर होगा तो ये चारों का चारों दूरी क्या होगा, x ही होगा। तो अब इस पॉइंट पर VA VB VC VD निकाल लीजिए, इस पॉइंट का भी VA VB VC VD निकाल लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन अगले पेज पर मैं दिखा रहा हूं, अगले पेज पर सॉल्यूशन देखिए। तो V नेट अगर हम निकालेंगे पहले केस में तो क्या लिखेंगे, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। अब चूंकि मैं जनरल फॉर्मूला जानता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में खाली क्या लिखता हूं, Q1 बाई R1। अब जरा देखिए ध्यान से, Q1 बाई R1 बोल रहा हूं तो Q1 बाई R1 यहां पे क्या लिखूंगा, एक Q बाई X लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे प्लस Q बाई X। तो आप देखिए Q बाई X, ये क्या लिखेंगे Q बाई X, यहां पे भी लिखेंगे Q बाई X, यहां पे लिखेंगे माइनस Q बाई X, और यहां पे क्या लिखेंगे माइनस Q बाई X। आंख से देखिएगा अगर ठीक से तो आपको ये सारा कटता हुआ दिखाई दे देगा, और जब ये कट जाएगा तो आपका V नेट क्या आ गया, 0 आ गया। आपका V नेट क्या आया, 0 आया। तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली ये V नेट आपने फर्स्ट केस के लिए निकाला था। इसी तरह सिमिलरली जब आप V नेट सेकेंड केस के लिए निकालेंगे तो वो भी क्या लिखेंगे, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD।
ये सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे। अब पहला वाला वहां पर तो प्लस था, पर सेकेंड वाला क्या था, माइनस, फिर थर्ड वाला क्या था, प्लस, फिर फाइनल वाला क्या था, माइनस। यहां पर भी ध्यान से देखिएगा तो ये भी सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, और जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा ये भी 0। तो दोनों का सेंटर पोजीशन पे जो कि वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों का पोटेंशियल एट द सेंटर इज सेम। देयरफॉर द पोटेंशियल at the center of the square is same in both cases। दोनों ही केस में सेंटर ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में सेंटर ऑफ स्क्वायर पे क्या वैल्यू आएगी, सेम आएगी। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू अ डाइपोल। ध्यान से देखिए, पहले इसको समझते हैं। ये एक डाइपोल है जहां पर एक साइड पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और एक साइड पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज, तभी ना आप इसको डाइपोल बोलते हैं। इसका एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से एक पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है, उस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है कि इस दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि यहां से यहां की दूरी क्या है, L है, और यहां से यहां की दूरी क्या है, L है। यह बात आप ऑलरेडी जानते हैं। बट अब यहां से जो उस पॉइंट की दूरी है इसको मैं R1 मान रहा हूं, और यहां से इस पॉइंट की दूरी को मैं क्या मान रहा हूं, R2 मान रहा हूं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से V नेट जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं लिखूंगा इसकी वजह से -Q बाई R1, और इसकी वजह से लिखूंगा +Q बाई R2। कोई दिक्कत? तो V नेट इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 को मैं क्या करता हूं, 1 को मैं अब Q में बदल लेता हूं, तो एक Q इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो Q बाहर आ गया। क्या बचेगा, प्लस वाला आगे लिख लेते हैं और माइनस वाला क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा जगह मेरा कम पड़ रहा है, मैं इसको वापस से लिखता हूं। तो यहां पे आप V नेट लिखिएगा, V नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 नहीं, अब क्या लिखना है, 1 के जगह पे क्या लिख दिया, Q लिख दिया, और मैंने यहां कॉमन लिया तो Q बाहर निकाल लिया ना, तो पॉजिटिव वाले को सामने लिख रहे हैं और नेगेटिव वाले को बाद में लिख रहे हैं। ये आपका V नेट का फॉर्मूला है, दीदी फॉर्मूला ऑफ V नेट। लेकिन यहां पर एक झमेला है। बोलिएगा सर क्या झमेला है? यहां एक झमेला ये है, यहां पर एक झमेला ये फंस रहा है कि हमें R1 और R2 तो स्वयं से माना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम लोग को R1 R2 को किसके टर्म में लेके आना होगा, R के टर्म में लेके आना होगा। उसके लिए हम लोग ये एंगल को क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। ये एंगल को क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। और इस लाइन को देखिए ध्यान से, ऐसे एक्स्ट्रापोलेट किए हैं, और यहां पर इसको क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। यहां पे इसको क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब ये जो पर्टिकुलर आपका L है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यानी इसको O से मैं कुछ एक नाम दे लेता हूं, इसको A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं, ये तो P माना ही हुआ है, तो इस पॉइंट को कुछ एक D मान लेता हूं। क्या मैं OD को, ध्यान से देखिए,
एल कॉस थीटा बोल सकते हैं। देखिए तो ये एल, ये थीटा, तो ये भी थीटा, कॉस कंपोनेंट लेंगे तो ओडी कैन बी रिटन एज एल कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है? कैन आई राइट दिस? सिमिलरली क्या मैं एक और ट्रायंगल हम लोग को बनाना होगा, हमें दो ट्रायंगल बनाना है। यहां से भी एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए इसके ऊपर, ये भी एक। अब ये जो एल है इसका ये वाला कंपोनेंट भी क्या एल कॉस थीटा होगा क्या? देखिए तो यहां से इस पॉइंट का दूरी, माने इसको डी है तो इसको ई मान लीजिए, ये इसको ई मान रहा हूं। ओ डी, ओ ई भी क्या होगा? देखिए ओ ई भी एल कॉस थीटा होगा क्या? देखिए तो ऐसे भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलर नहीं मतलब क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते थे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो ये एल कॉस थीटा को, ये भी क्या होगा? एल कॉस थीटा होगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए, पीई और पीबी एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, और मैं कह सकता हूं ये लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। पीबी और पीई कैन बी सेड एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है जिसपे आप ये इसको बना रहे हैं, ये वाला जो हम लोग जो डाइपोल पढ़ते हैं वो कैसा डाइपोल पढ़ते हैं? शॉर्ट डाइपोल की माने शॉर्ट डाइपोल पढ़ते हैं ना। शॉर्ट डाइपोल मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन दी डाइपोल है और जो वो दूरी है उसके ये डिस्टेंस काफी छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। सारा चीज तो हम लोग शॉर्ट डाइपोल के ऊपर पढ़ते हैं। शॉर्ट डाइपोल हमने पढ़ाने के लिए ना एल इतना बड़ा बड़ा बना दिया है, पर एक्चुअली ये तो बहुत छोटा होगा और वो पॉइंट तो काफी दूर होगा। तो जब वो पॉइंट दूर होगा तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। एंगल छोटा होगा तो ये दोनों पार्ट हम क्या कह सकते हैं? बराबर। पर हमने पढ़ाने के लिए ऐसा जूम जूम बड़ा बड़ा करके बना दिया। तो ये दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा R2 है, ये जो हमारा R2 है, इसको मैं R माइनस एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो ठीक से, R2 कैन बी रिटन एज R माइनस एल कॉस थीटा। कि ये दोनों अगर बराबर है तो ये दूरी मस्ट बी इक्वल टू ये दूरी। ये दूरी क्या है? यहां से यहां तक R है, उसमें से एल कॉस थीटा माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा वो वाला। ठीक है, तो पीई ये किसके बराबर है? पीई के बराबर है। और सिमिलरली सेम लॉजिक से यहां पे आप R1 को क्या लिख सकते हैं? R1 कैन बी रिटन एज, अगर यहां पे एक और अप्रोक्सीमेशन ले ले, क्या अप्रोक्सीमेशन ले? पीडी जो है वो किसके बराबर है? पीडी जो है वो किसके बराबर है? पी ए के बराबर है। पीडी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पीडी क्या है? R1 जो है वो किसके बराबर है? पीडी के बराबर। और पीडी है किसके बराबर? R प्लस एल कॉस थीटा है क्या? देखिए R प्लस एल कॉस थीटा है क्या? अगर ये दोनों बातें क्लियर हो गई तो डेरिवेशन आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब तो आसान है, आपको R1 और R2 ही तो निकालना था। R1 R2 लाके यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी कि ये दोनों क्या होने चाहिए? अप्रोक्सीमेटली सेम। और वो इसलिए अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, क्यों? क्योंकि ये होता है शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल अगर मैं ढंग से दिखाऊं कि ये फोटो एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए, ये फोटो एक्चुअली ऐसा दिखना चाहिए था, ये फोटो एक्चुअली ऐसा दिखना चाहिए था। अब आप बताइए, ये दूरी और ये दूरी में अलग है, अंतर है क्या? लेकिन पढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए? पढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हमने इतना बड़ा बड़ा बना दिया। पढ़ाने के लिए इतना बड़ा बनाया, पर एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं, है तो वो इस टाइप का। अब यहां से मान लीजिए आप कोई दूसरी लाइन इसके बगल में खींचिएगा तो क्या बोलिएगा कि दोनों लगभग सेम है कि नहीं है? या इसके बगल में अगर आप कोई लाइन खींचेगा तो कहिएगा ना कि लगभग सेम ही है। तो ये लगभग सेम वाली बात है। अब तो इसको मैं नहीं, इसको रखूंगी, मिटा दूं? ये तो मिटा, समझ गया ना ये आर्ग्यूमेंट क्या है? इसको मिटा दे रहा हूं। ये क्या है? अब ध्यान से देखिए, आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे वी नेट का फॉर्मूला। वी नेट क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आपने लिखा था 1/R2 माइनस 1/R1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या R2 के जगह पर आपने लास्ट स्लाइड में क्या लिखा है? R2 इक्वल टू क्या है? R माइनस, लिखे ना, क्या लिखे हैं? R माइनस 1/R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। कहां छूटा? अच्छा हाँ, यहां पर Q एक होगा ही,
क्यू तो होना ही है यहां पे, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या था, सेम था। ये हम लोग ये एक्सप्रेशन सीधे यहां से चोरी करके लिख दी है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है? नहीं। अब इसके बाद ये तो हो गया सिंपल क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एल कॉस थीटा माइनस ऑफ आर माइनस एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं। अगली लाइन पे क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर वाई माइनस आर कट जाएगा, आपको 2l cos थीटा ऊपर बचेगा, होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब चूंकि ये शॉर्ट डाइपोल है, कौन सा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है एल जो है वो बहुत 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 छोटा होता है, किससे, आर से। अगर ऐसा होगा तो क्या क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगले स्लाइड पर चलते हैं, एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बच गया था 2l cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या एक्सप्रेशन था आर स्क्वायर माइनस दिस, आर स्क्वायर माइनस दिस है तो अब सीधे सीधे आर स्क्वायर ही बच जाएगा। कोई दिक्कत? यहां क्यू तो है ही। अब हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, डाइपोल किसके बराबर होता है, Q इंटू 2l। Q इंटू 2l दिखाई दे रहा है क्या, तो मैं इसे P cos थीटा लिख दूं डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये V नेट का मैग्नीट्यूड आ गया ना, आ गया मैग्नीट्यूड। अब एक और बात ध्यान से देखिए, V नेट को क्या मैं P इंटू आर यूनिट कैप इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इसको अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, P वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगली लाइन पर यूनिट वेक्टर को अगर मैं वेक्टर में बदलूं तो क्या लिखूंगा, P वेक्टर डॉट आर वेक्टर होल डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इस बार अब क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये क्या बन गया, ये V नेट का फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर, क्योंकि डाइपोल भी एक वेक्टर है और पोजीशन किसका, जो आपने चार्ज लिया था यहां पर, ये भी तो पोजीशन वेक्टर ही है ना, और ये डाइपोल भी एक वेक्टर है। तो अभी पिछले पेज से नहीं, इस पेज से ये वाला लिख लिए सारा, ये लिख लिए, इसके पिछले चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, राइट लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, समझ जाइएगा तो आसान है, और नहीं समझिएगा तो कठिन है। तो समझ गए तो आसान है। क्या करना है, R1 R2 निकालना है। R1 आया R प्लस एल कॉस थीटा, R2 आया R माइनस एल कॉस थीटा। क्यू का आगे का माइनस, तो इसने चेंज कर दिए ना, 1/R2 माइनस 1/R1 लिख दिए, चेंज कर दिए। वैसे तो लिखना चाहिए था -1/R1 प्लस 1/R2, आगे पीछे कर दिए ताकि आपका पॉजिटिव माइनस नेगेटिव हो जाए। पहला पेज हो गया, बढ़े आगे। अब अगले पेज पर देख लीजिए फटाफट, सिंपल क्या है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की है और क्या है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है। सिंपल किया, लास्ट में आके खाली हमने शॉर्ट डाइपोल ली है, तो इसी अजम्पशन पे तो हम सारा ही खेल स्टार्ट किए थे। ये पूरा का पूरा जो हमने डेरिवेशन किया है वो तो यही मान के किया है कि डाइपोल कैसा है, शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल होने की वजह से ना आप आर के सामने एल को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसका दो केस होगा, स्पेशल केस, कौन कौन सा बढ़ाएं आगे, दो स्पेशल केस होगा। ये फॉर्मूला निकल जाने के बाद आपको दो स्पेशल केस करना होगा। एक, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री हो जाए, ये फॉर्मूला में अगर मेरा थीटा क्या आ जाए 0 डिग्री हो जाए, तो देखें अगला,
स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस 1, क्या है स्पेशल केस 1? व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो कौन सा लाइन होगा? एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पे जब होगा तो वी नेट क्या हो जाएगा? वी नेट का फॉर्मूला आ गया P cos ऑफ 0 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कॉस 0 किसके बराबर? 1 के बराबर। तो वी नेट आपका क्या निकल के आ जाएगा? P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर। ये आपका फॉर्मूला आ गया फॉर विच पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। सिमिलरली केस नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या लेंगे? व्हेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मतलब कौन सा पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वी नेट क्या आएगा? वी नेट इज इक्वल टू P cos ऑफ विच डिग्री? 90 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और cos 90 क्या होता है? cos 90 0, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट इज वी नेट इज इक्वल टू 0। यानी जब आपका इक्वेटोरियल पोजीशन होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। और जब आपका एक्सियल पोजीशन होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो पूछिए, क्वेश्चन लिखिए। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है राइट, ऑन ईच कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर of each corner of a square of side √2 सेंटीमीटर या √2 मीटर, नॉट √2 सेंटीमीटर, √2 मीटर दिया हुआ है, √2 मीटर। a charge of 100 mu coulomb is kept, a charge of 100 mu coulomb is kept। चार्ज कितना रखा हुआ है? 100 mu coulomb रखा हुआ है। find the resultant electric potential at the center of the square, find the resultant electric potential at the center of the square। ये आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड √2 दिया हुआ है और प्रत्येक कॉर्नर पर 4 कॉर्नर हैं स्क्वायर के। इन चारों कॉर्नर्स पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 100 म्यू कूलम के बराबर रखा हुआ है। 100 म्यू कूलम, 100 म्यू कूलम एंड 100 म्यू कूलम। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस स्क्वायर के सेंटर पर, जो कि मान लीजिए P पॉइंट है, क्या नेट पोटेंशियल होगा? इसको इससे जोड़ दिया जाए, इसको इससे जोड़ दिया जाए, इसको इससे जोड़ दिया जाए और इसको इससे जोड़ दिया जाए। तो अगर ये √2 है तो सबसे पहले मेरे को ये दूरी निकालनी होगी कि ये कितना आएगा। तो अगर ये √2 है और ये भी √2 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस निकालिएगा तो डिस्टेंस आएगा कितना? 1 आएगा। तो आर कितना होगा? 1 होगा। तो अपना आंसर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वी नेट क्या लिखिएगा? वी नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? Q1/R1 Q2 बाय, क्योंकि चारों सेम है तो 4 टाइम्स Q बाई सम्मा R सेम ही आएगा। 4 टाइम्स Q लिख सकते हैं ना, आप इसको ऐसा लिख दीजिए 4 टाइम्स Q बाहर निकाल दीजिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसा, वो भी सेम ही है तो 1/R तो 4/R लिख सकते हैं क्या? देखिए, कैन बी डू लाइक दिस, लिख सकते हैं क्या? अरे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R आएगा ना 4 बार, तो क्या लिखेंगे? 4/R। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से वही आंसर होना चाहिए। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 4 16, Q कितना है? 100 इंटू 10⁻6 होल डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना है? √2। ये तो 1 सेंटीमीटर आप लोग खुद ही कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर दिया है। मेरे ख्याल से सॉल्व करिए, आंसर आएगा। यही आंसर होना चाहिए शायद, कि गलती कर दी है कुछ।
कहां पे? अंदर नहीं, 4 क्यों नहीं होगा? 4 क्यों कहां से होगा? एक ही क्यों कॉमन निकाले ना, और हाँ, प्लस एक ही बार 4 आएगा, ठीक है ठीक है। अभी एक 4 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आ रहा है बताइए। 36 इंटू 10 समथिंग आएगा। 36 इंटू 10 9। अच्छा म्यू माइनस 13। 10 -13। अरे +9 होता है, वो -6 है। 10 तो ये भी है ना 2, तो ये 11 हो गया, और वो कितना है 5। 10⁵। इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा तो कितना होगा 3.6 इंटू 10⁶। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 3.6 मेगा वोल्ट, यही लिखिएगा ना, 3.6 मेगा वोल्ट लिखिएगा ना आंसर, नहीं लिखेंगे? लॉजिक क्लियर है? पढ़े आगे। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, राइट। इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज और 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सवाल हम लोग किए हैं शायद, कर लिए, छोड़ दिए, काट दीजिए, ये सवाल कर चुके। ये कीजिए, 3 चार्जेस 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 3 चार्जेस 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम, Q2 second charge that is equal to 2 into 10⁻⁹ कूलम, और थर्ड चार्ज Q3 is 3 into 10⁻⁹ कूलम। ये 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 are placed at the corners of a equilateral triangle, are placed at the corners of an equilateral triangle ABC having side 100 centimeter. Calculate the potential at a point equidistant from 3 corners of a triangle. 100 सेंटीमीटर। साइड कितना दिया हुआ है? ये 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे कह रहा फाइंड दी पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इस तीनों पॉइंट से। इक्विडिस्टेंस मतलब सेंट्रॉइड, इक्विडिस्टेंस मतलब सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड पर पहले ये आप आर निकाल लीजिए, और इस आर को निकालने के बाद आप सॉल्व कर लीजिए। 2 तरीका है आर निकालने का, एक तो बाय यूजिंग दी 3:2:1 वाला फॉर्मूला। सेकंड तरीका है आर निकालने का कि आप यहां से एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए 90 डिग्री। ये अगर पूरा 100 है तो ये कितना होगा 50 होगा, ये अगर पूरा 60 है तो ये कितना एंगल होगा 30 होगा। 50 cos 30 आर हो जाएगा। आर निकालने का शॉर्टकट है, यहां से आप 50 cos 30 निकाल लीजिए। 50 cos 30 मतलब 50 इंटू √3/2 दैट इज 25√3 सेंटीमीटर। ये आपका आर निकल गया। एक बार आर निकल गया, उसके बाद तो वी नेट निकालना क्या है, आसान काम है। वी नेट निकाल लेंगे। वी नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 1/4πε0, ब्रैकेट में आप लिखिएगा Q1/r प्लस Q2/r प्लस Q3/r। यहां पर आर सेम है पर चार्ज अलग अलग है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 Q3 अगर उसको भी ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि आप 10⁻⁹ तो कॉमन ले ही सकते हैं, इंटू आर का वैल्यू 25√3 इंटू 10⁻⁻2 ये भी लिया जा सकता है। तो बचेगा क्या 1 + 2 + 3 बचेगा क्या, देखिए तो 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाई 25√3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 6। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो होगा वही मेरे ख्याल से क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। क्या सही की गलत? और 10⁻⁹ 10⁻+9 गया, ऊपर बचा 36, नीचे बचा 25√3, 9 6 54। अच्छा 9 6 54, और ये बचेगा 10⁻², यही ना। इसको सॉल्व कीजिएगा
आंसर आएगा 93.6 वोल्ट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 93.6 वोल्ट। क्लियर? कोई डाउट? क्वेश्चन लिखिए। अ क्यूब ऑफ साइड √3 सेंटीमीटर, अ क्यूब ऑफ साइड √3 सेंटीमीटर, क्यूब ऑफ साइड √3 सेंटीमीटर, क्यूब है जिसका साइड है √3 सेंटीमीटर और √3 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, √3 मीटर, क्यूब है उसका साइड है √3 मीटर। कह रहा है हैज अ चार्ज ऑफ 1 म्यू कूलम एच एट ईच ऑफ द 8 वर्टिसेस। चार्ज कितना है? 1 म्यू कूलम एट ईच वर्टेक्स, ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर। आपसे सेंटर पर पोटेंशियल पूछा होगा। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। फाइंड द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द potential and electric field at the center, at the center। ये आपका क्या है? ये आपका क्यूब है। इसके हर कॉर्नर पर क्या रखा हुआ है? एक एक चार्ज रखा हुआ है। हर कॉर्नर पर एक एक चार्ज है। एवरी कॉर्नर हैज अ चार्ज। इसका सेंटर, मान लीजिए यहां पर इसका सेंटर है, मान लीजिए कहां पर इसका सेंटर है? यहां पर सेंटर है। मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए कि इस आर को निकाला जाए। आर जो कि डायगोनल ऑफ द क्यूब का आधा होगा, होगा क्या? आर जो है वो डायगोनल ऑफ द क्यूब का आधा होगा। √3a, ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या? ए का वैल्यू दिया है क्या? √3 इंटू √3/2। सॉल्व कीजिएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 1.5 मीटर। एक बार आपको आर मिल गया, फिर और क्या चाहिए? तू है तो फिर और क्या है? तो गाना है ना, तू है तो फिर और मुझे क्या चाहिए, ऐसा क्या गाना है? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अब ये देखिए वी नेट, वी नेट आप क्या लिखेंगे? 1/4πε0। अभी क्या लिखेंगे? Q1 बाई R1 Q1 सब सेम है, तो सीधे 8 टाइम्स लिख दें। तो इसको सीधे ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 8 टाइम्स Q बाई 4πε0 इंटू 1/R। लिख सकते हैं क्या? सॉल्व कीजिए। 8 इंटू क्यू का वैल्यू दिया है क्या? 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 होल डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है? 1.5। यही होगा ना? देखिए 4.8 इंटू 10⁻8 इज द करेक्ट आंसर। 10⁻4 इज द करेक्ट आंसर। 4.8 इंटू 10⁻4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात! सुवर्णा एट इट्स बेस्ट। सुबह के टाइम इनका क्लास रहता है तो इनका दिमाग ठीक चलता है। दिस इज अबाउट दी व्हाट। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया दोस्त? अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल। अभी आपको और क्या कैलकुलेट करना है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर कौन सा एडिशन होता है? वेक्टोरियल एडिशन होता है। यहां पर कौन सा एडिशन होता है? यहां पर एल्जेब्रिक एडिशन होता है। ये एल्जेब्रिक एडिशन है, ये एल्जेब्रिक एडिशन है। एल्जेब्रिक एडिशन होता है स्केलर क्वांटिटीज के लिए, स्केलर क्वांटिटीज के लिए, और वेक्टोरियल एडिशन होता है फॉर वेक्टर क्वांटिटी। और चूंकि ये सारे वेक्टर हैं, क्या होगा? अगर सारा वेक्टर है तो आपस में एक बीच में अलग अलग 8 दिशा का तीर बनेगा, सब आपस में एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा और आपका काम खत्म। क्लियर? अगला सवाल लिखिए। टू चार्जेस
minus q and plus q are located, two charges minus q and plus q are located, two charges minus q and plus q, आपको क्या लगता है ये कौन से कॉन्सेप्ट पर सवाल बनेगा? डाइपोल के ऊपर। माइनस क्यू और प्लस क्यू मतलब डाइपोल, आर लोकेटेड एट अ पॉइंट ए विच इज 0, 0, माइनस ए, 0, 0, माइनस ए पर, एंड सेकेंड चार्ज जो है वो कहां लोकेटेड होगा? 0, 0, प्लस ए पर, 0, 0, प्लस ए पर। तो ये आपका डाइपोल है, इस प्रकार से स्थित है रेस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज? हाउ मच वर्क इज डन in moving a test charge? How much work is done in moving a test charge? Is moving a test charge from point P, which is at the coordinate 7, 0, 0, to point Q, which is at the coordinate 3, 0, 0, or minus 3, 0, 0, minus 3, 0, 0. सॉल्व करिए। ये एक अच्छा सवाल है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा, ये डायग्राम बनाऊंगा तब तो आप लोग बना लेंगे। मतलब आपको एक बात समझ में आ गया कि अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर डायग्राम बना देंगे तो इसका आंसर आप लोग भी बता दीजिएगा। इसका मतलब आंसर कैसे आएगा? डायग्राम से आएगा। बनाइए डायग्राम आप लोग, मैं भी बनाता हूं, पहले आप लोग बनाइए, थोड़ा प्रयास कीजिए। ये एक अच्छा सवाल है, आप इसको गुड क्वेश्चन कह सकते हैं। दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड क्वेश्चन। 2009 में और 2013 में पूछा हुआ सवाल है, 2009 एंड 2013, चाहे तो आप मार्क भी कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीबीएसई 2009 एंड 2013, दोनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छा सवाल होगा, हो सकता है रिपीट हो जाए, ये नहीं रिपीट हो, इसके जैसा कुछ रिपीट हो जाए, इसके जैसा भी रिपीट हो सकता है। क्या बनी? हाँ, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। देखिए लड़की तेज है, लेकिन जैसे जैसे 12 बज रहा है तो अब क्या मॉर्निंग से ना आप नून की ओर जा रहे हैं, इनका नशा धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट हो गया। वो कह रही हमका पीनी है हमका पीनी है। देखिए लड़की डायग्राम बनाई और डायग्राम बनाते इसको चमक गया कि पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और हमने भी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब कभी भी होता है, देखिए कहीं पर लिखे थे ना इक्वेटोरियल पोजीशन, ये देखिए स्पेशल केस में 2 नंबर, जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो वी नेट क्या होता है? 0 होता है। बस डायग्राम बनाए और आंसर निकला। यही बोला था ना कि डायग्राम बनाइएगा आंसर निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए मुझे नहीं पता क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, और ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। अब अगर ऐसा है तो इस जेड एक्सिस पर 2 चार्जेस रखे हुए हैं। एक माइनस क्यू चार्ज है जो कि ए पॉइंट पर रखा हुआ है, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 0, माइनस ए, और एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, प्लस ए। कोई दिक्कत? तो यानी यहां से ये अगर सेंटर ऑफ द डाइपोल है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से इसकी दूरी क्या है? ए है, और यहां से इसकी दूरी क्या है? ए है। तो ये सेंटर ऑफ डाइपोल पर क्या हुआ है? रखा हुआ है। दिस इज केप्ट ऑन द सेंटर ऑफ डाइपोल। दिस इज केप्ट ऑन द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका पी और क्यू कोऑर्डिनेट है वो किस पे रखा हुआ है? एक्स पर रखा है। तो ये मान लीजिए कि यहां रखा हुआ है, ये आपका पी कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू है 7, 0, 0, और ये आपका क्यू कोऑर्डिनेट है जिसका वैल्यू है -3, 0, 0। क्या मैं कह सकता हूं कि अब इस पर्टिकुलर चार्ज को
कहां से कहां शिफ्ट कराया गया है, उसको शिफ्ट कराया गया प्लस क्यू से लेकर -3 तक, यही ना शिफ्ट कराया है। और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसे? क्योंकि इसका भी नेट, इसका जो भी नेट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, इसका भी नेट किसके बराबर होता है? 0 वोल्ट के बराबर होता है। और अगर इसका भी नेट 0 वोल्ट के बराबर है, सेम वोल्टेज पर जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी बॉडी को लेकर जाएंगे तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर कोई काम नहीं करना पड़ता है, हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें और कुछ ये सॉल्यूशन नहीं लिखना है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट आपका ऐसे क्लियर हो रहा है कि अच्छा ऐसे हो रहा, ओहो बहुत अच्छे, वेरी गुड, डन। इससे जाकर आपका ये टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन कर सकते थे वो कर लिया। एक छोटा सा ग्राफ है, बस एक छोटा टॉपिक और है, उसको लिख के बस आज की क्लास खत्म कर दे हैं। राइट, कंपैरिजन ऑफ द वेरिएशन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ द वेरिएशन, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का आता है, तो ग्राफ अगर मान लीजिए आज तक कभी देखे नहीं रहेंगे तो कैसे टिक मारिएगा? देखा रहेगा तब ना, एटलीस्ट देख के टिक मार दीजिएगा। तो वो लिख लीजिए, कंपैरिजन ऑफ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंपैरिजन of the variation of electric potential and electric field due to a point charge, due to a point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका हम लोग को क्या करना है? किसी एक पॉइंट पर जो हम लोग इसका देखते थे और उसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किसके किसके बीच में? ग्राफ बनाना है E एंड V वर्सेस R। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ER था वो किसके प्रोपोर्शनल था? R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और जो पोटेंशियल VR आया है वो किसके प्रोपोर्शनल है? R के प्रोपोर्शनल। यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे किसके किसके बीच में? हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? बिटवीन ER और VR के बीच में, वर्सेस व्हाट? R। तो ये ग्राफ कैसा होगा ये हम लोगों को बनाना है। तो ये हम लोगों को बनाना है, इसको मैं दो अलग अलग कलर से बनाना चाहिए। एक को बनाना चाहिए अलग कलर से, ये आपका VR का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर VR। और दूसरा कोई कलर ले लीजिए, ये आपका ER का ग्राफ है। ये आपका किसका ग्राफ है? ER का ग्राफ है। ये आपका किसका ग्राफ है? ER का ग्राफ है। किसी एक पॉइंट से पहले VR जो है वो उसका स्लोप कम है और दूसरे का स्लोप ज्यादा है, उसके बाद फिर ये इंटरचेंज कर जाता है। ये ग्राफ एग्जाम में कई बार आ जाता है, इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए। बस याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ऊपर VR रहता है, बाद में ER रहता है। हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और VR को एक जगह प्लॉट कर लिए हैं, तो हमारा काम क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या एस्टैब्लिश करना? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है।